हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे प्रीवियस टॉपिक्स तक हमने कवर क्या किया था, कैपेसिटर कैसे सीरीज में या पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं वो हमने कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। एक्चुअल में आपको करना क्या है, पहले डाइलेक्ट्रिक को समझना है, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, फिर उस डाइलेक्ट्रिक को मैं ऐसे ही जस्ट ओवरव्यू बता देता हूँ कि आज के पूरे लेक्चर में आप क्या करने वाले हो। आप पहले डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ोगे, फिर ये देखोगे कि उस डाइलेक्ट्रिक को अगर उठा करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं तो क्या फर्क पड़ता है, कैसे उसमें पोलराइजेशन क्रिएट होते हैं, कितने एक्सटेंट तक पोलराइजेशन क्रिएट होता है, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, और इसको उठा करके लास्ट वही करेंगे कि इसको उठा करके कैपेसिटर के अंदर डालेंगे तो देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डालने से क्या फर्क पड़ता है। तो पहले तो बोर्ड पे कुछ चीजें लिखी हैं, इसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि क्या लिखा गया है। देखो, मटेरियल्स का डिस्कशन कर रहे हैं तो कंडक्टर्स के बारे में तो हम थोड़ा जानते हैं कि कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, दैट आर नोन एज कंडक्टर, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन है, डाइलेक्ट्रिक उनको कहा जाता है ऐसे इंसुलेटर्स जिनको पोलराइज कर सकते हैं। जैसे पोलराइज करने का प्रोसेस क्या है वो तो हम थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे, बस ऐसे समझो कि इस तरह की आप क्या करेंगे, इस तरह के इंसुलेटर्स उठाइए जिसको पोलराइज किया जा सकता है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डेफिनेशन बहुत ध्यान से समझ लेना। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर्स के अंदर एक स्पेशल कैटेगरी बना करके रखी गई है, एक ऐसे इंसुलेटर जिसको आप पोलराइज कर सकते हैं उसको आप डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। सभी को पोलराइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जिसको पोलराइज किया जा सकता है, मतलब सिंपल है कि ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, ये नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू फ्लो करके चले जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं रखेगा, लेकिन ये खुद के अंदर कुछ चेंजेस क्रिएट करेगा। अब वो चेक करते हैं कैसे होते हैं। पहले इसके टाइप्स देख लो। तो डाइलेक्ट्रिक दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। केमिस्ट्री में ये चीज आपने पढ़ रखी है। पोलर्स का मतलब होता है जिनमें पोल्स होते हैं। पोल्स होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक साइड, नेगेटिव एक साइड, ऐसा कुछ होता है। जैसे आपने HCl के बारे में पढ़ रखा है, तो HCl में क्या होता है, क्लोरीन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो इसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। एक्चुअल में इसको कैसे डिस्कस करते हैं, इसके लिए डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, अगर दोनों कॉन्साइड कर जाए, जैसे मैं एक एटम के बारे में सोचूं कि सपोज करो यहां पर एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी नेगेटिव चार्ज होंगे। अब मैं क्या करूं, इसके पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट है उसका सेंटर ऑफ मास निकालू। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं H2 के बारे में, तो एक हाइड्रोजन का एटम ऐसे ले लो, एक और उसके बाजू में बना देता हूं, एक और हाइड्रोजन एटम यहां पर बना देते हैं, ठीक है। ये इसका मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, कुछ बॉन्ड्स बने हैं, जैसा भी कुछ फॉर्मेशन हुआ है केमिस्ट्री में आपने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है। हम सिंपल ये देखते हैं कि इसमें दो पॉजिटिव चार्ज मुझे दिख रहे हैं, इसका अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूं, और जो नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, उसका अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूं, और दोनों सेंटर ऑफ मास अगर कॉन्साइड कर जाए, दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है नॉन पोलर। उसके अंदर कोई भी पोल डेवलप नहीं हुआ होता है। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास आपस में कॉन्साइड नहीं करता, दोनों अलग अलग रहते हैं। जैसे HCl में हाइड्रोजन के लिए अलग इधर पॉजिटिव चार्ज बन गया, क्लोरीन का उधर, मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की तरफ शिफ्टेड होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, और जो सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया होगा। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, इसके पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड कर जाते हैं, ठीक है। ये समझ चुके हम। दोनों के डेफिनेशन बेसिकली ध्यान रखिए। कंडक्टर्स अलग होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर के अंदर एक स्पेशल कैटेगरी है।
इंसुलेटर्स हमारे पास पूरे थे, उसके अंदर एक स्पेशल कैटेगरी बना दिया। ऐसे इंसुलेटर्स को खोज खोज के निकाला गया जिनको पोलराइज किया जा सकता है। अब जिनको पोलराइज किया जा सकता है उसमें भी दो पार्ट्स बन गए कि ऐसे इंसुलेटर जो पोलर हैं और उनको पोलराइज किया जा सकता है, ऐसे इंसुलेटर जो नॉन पोलर हैं और उनको पोलराइज किया जा सकता है। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक की दो कैटेगरी बना दी, एक पोलर हो गए और दूसरा नॉन पोलर हो गया। ठीक है, इसे नोट करो, आगे चलते हैं। ओके, अब क्या चेक करने वाले हैं, हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल आ गए, कंडक्टर आ गया, एक हो गया डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में दो थे, एक था पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। हम एक एक करके तीनों को चेक करेंगे कि तीनों को अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, जैसे अभी तो हम कंडक्टर को रखा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर चेक करते हैं उसमें क्या होगा। फिर एक डाइलेक्ट्रिक में हम पोलर को रख करके देखेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रख करके देखेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो चलो पहले कंडक्टर्स के बिहेवियर को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, मान लो मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट ले लिया और यहाँ बीच में एक कंडक्टर डाल दिया। कंडक्टर मतलब एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस पे समझ लो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, तो होगा क्या, ये तो कंडीशन हमारी इनिशियल रही, इनिशियली ऐसे था, जस्ट अभी ला करके रखा है। होगा क्या, देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, यानी ई एक्सटर्नल का डायरेक्शन जो है ऐसे मिलेगा आपको। फिर तो क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, तो आप कह सकते हो कि सर इसके कंडक्टर के अंदर जितने नेगेटिव चार्जेस थे सारे इस साइड अलाइन हो जाएंगे और जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस साइड अलाइन हो जाएंगे। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे सारी अपनी जगह छोड़कर किधर आ जाएंगे, तो जहां से जगह वो छोड़ेंगे, जहां से वो हटेंगे वहां पर एक होल को, एक पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर लेंगे। यानी फाइनली इसमें होगा क्या, फाइनल अगर कंडीशन ड्रॉ करें तो फाइनल कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारी ये पॉजिटिव प्लेट एक है, नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में मैंने कंडक्टर रखा था। तो जो कंडक्टर रखा था, कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ चुके हैं और सारे पॉजिटिव चार्ज इस साइड भाग चुके हैं। अब क्या होगा, अब यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, एक तो पहले से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ई एक्सटर्नल तो पहले से हमने लगा रखा है, हमने लगाया है इसको, बैटरी की हेल्प से हम लगाते हैं इसमें। अब कंडक्टर के अंदर क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव प्लेट है, यहां पर नेगेटिव प्लेट है, तो कंडक्टर के अंदर इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इसको लिखते हैं ई इन। अब ध्यान से सुनना चीजों को, ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है ये क्यों डेवलप हुआ है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगा रखा था। तो कभी भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, ये समझ लो, ये पापा की सैलरी है, ये आपकी पॉकेट मनी है, तो आपकी पॉकेट मनी कभी पापा की सैलरी से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। तो सिंपल चीजों को लगा रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाए, ठीक, और अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। तो पहली चीज तो अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है वो कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा नहीं हो सकता। कम हो सकता है, मैक्स टू मैक्स उसके बराबर हो सकता है, कंडक्टर्स में एक्चुअल में बराबर होता है। वही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। होता क्या है इसमें, देखो ये कंडीशन मैक्स टू मैक्स आ सकती है कि दोनों बराबर हो जाएं, बस इससे ज्यादा कंडीशन नहीं हो सकती। कभी भी अंदर डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सीड नहीं कर पाएगा। अब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से आपके देखते हैं कि मान लो, सपोज करो कि ये कंडीशन है, लेट कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो इस कंडक्टर के अंदर क्या चेंज आएगा। तो चलो चेक करते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है। तो अगर मैं बोलूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, उसका डायरेक्शन तो इधर ही होगा ना भाई, ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, यही तो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इधर है, इंटरनल इधर है, तो नेट जो होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जो डोमिनेंट है। तो एक्सटर्नल डोमिनेंट है तो ई नेट इस डायरेक्शन में आ गया, मतलब पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा।
अब सोचो ये एक कंडक्टर था तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। जरा इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो होगा क्या। अब मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि दिस इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसा नहीं सोचना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़, जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, इंटरनल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा। इस इलेक्ट्रॉन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव एक्स में होगा। अगर डायग्राम वाइज आप समझना चाहें तो डायग्राम में आप ऐसे समझ सकते हो कि भले यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए हैं, लेकिन अब इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है। ये नेट ड्रॉ कर रहा हूं, ये अंदर डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल का इसके ऊपर अभी इंफ्लुएंस नहीं चेक कर रहा है। अब क्या किया, नेट निकालने के लिए एक्सटर्नल में से ये वाले को माइनस किया तो हमें निकल के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो, हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड मोशन कर जाएगा। अगर इस साइड मोशन करेगा तो क्या होगा, यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इधर और यहां पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को वो इंक्रीज करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस साइड भाग के जाता है तो यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को वो इंक्रीज कर देगा। मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कॉज अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इस तरीके से डेवलप हुए हैं कि वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ध्यान से देखो, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की वजह से था। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर भाग करके गया, यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव और यहां पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। मतलब ये जो चार्जेस डेवलप हुए हैं इट विल सपोर्ट, इट विल या लिख सकता हूं इंक्रीज, इट विल इंक्रीज ई इंटरनल। अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वो इंक्रीज करेगा। कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। जैसे देखो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन भाग करके गया, अभी भी स्टिल मान लो एक इलेक्ट्रॉन भाग करके गया, स्टिल ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई इंटरनल। मतलब अभी भी नेट इधर ही लगेगा। ऐसे सोचो, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन चलो इधर भाग करके आ गया, एक इलेक्ट्रॉन भाग करके आया, तो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो अब यहां पर दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन भाग करके जाएगा तो भी अगर मान लो ये कंडीशन है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भाग करके जाएगा। कब तक ये इलेक्ट्रॉन भागते जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इलेक्ट्रॉन से भागते जाएंगे, पीछे चलते जाएंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट करते जाएंगे। ये कब तक क्रिएट करेंगे, जब तक ई एक्सटर्नल की वैल्यू और ई इंटरनल की वैल्यू बराबर ना हो जाए और ई नेट की वैल्यू 0 ना हो जाए। देखो, अगर ई नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फोर्स लगाने वाला नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तब तक चालू रहेगा जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए। तो ये सिंपल बिहेवियर था एक कंडक्टर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। नोट करिए, हम दूसरा चीज उठाते हैं इसमें। ओके, देखो नेक्स्ट जो है इसमें क्या करना है, हम कंडक्टर्स की जगह पर अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को डाल के चेक करते हैं कि एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाए तो क्या होता है। देखो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो समझ जाना। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हैं तो पहले तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेते हैं। मान लो ऐसे पॉजिटिव और इस तरीके से नेगेटिव। नॉन पोलर का मतलब क्या समझाता है कि उसके जो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास होगा और जो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास होगा वो आपस में कॉन्साइड कर जाएंगे। मतलब आप ऐसा सिंपल ऐसा बना लो कि एक पॉजिटिव चार्ज बना लेता हूँ, एक नेगेटिव चार्ज बना लेता हूँ। अब इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को भर देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की तरह भर दिया गया तो क्या होगा, ये एक सिंपल पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बना लिया। कैसे,
पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर आएगा और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास यहीं पर आएगा। तो एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे ई एक्सटर्नल मैं लगा दूं तो क्या इन्फ्लुएंस आएगा। ये कंडीशन हमारी कैसी थी इनिशियल। फाइनल कंडीशन में क्या होगा, प्लेट्स लगा रखी है तुमने, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को एक साइड धक्का मारा जाएगा और जो उसका न्यूक्लियस है वो एक साइड खींचा जाएगा। जैसे से देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव ऐसे सोच सकते हो, रिपल्शन होगा तो इसका जो न्यूक्लियस है वो इस साइड धक्का खा लेगा और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ इस साइड आएंगे। मतलब आप कह सकते हो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज उधर, न्यूक्लियस को उधर धक्का मार दिया गया और इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा ऐसा शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ऐसे जब शिफ्टिंग हो गई तो इसमें फर्क क्या पड़ गया, देखो इसमें फर्क क्या पड़ रहा है, एक शिफ्टिंग हुई था ना। हाँ देखो अब क्या हुआ, जैसे ही तुमने यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और इनके अंदर शिफ्टिंग अगर आ गई तो अब हुआ ये कि यहां पर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, अब वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। यहां पर दोनों कॉन्साइड कर रहे थे, यहां पर दोनों कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर नेगेटिव चार्ज जो है ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो चुका है और यहां कह सकता हूं कि इस साइड जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। तो अब कह सकते हैं कि ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था, अब इसको आपने पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये पोल बन गया, इसके अंदर दो पोल्स बन गए हैं। अब देखो ध्यान से देखो तो ये डाइपोल है, अगर आपने इसको कभी स्टडी किया है तो इसको हम डाइपोल कहते हैं। फिजिक्स में क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, इट इज नोन एज डाइपोल। ठीक, अब डाइपोल है तो यहां पर हम डाइपोल मोमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता था, तो डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते थे P से। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। डाइपोल मोमेंट जो होता था वो क्या होता था, आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज पकड़िए एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, 2a इज टेकन एज डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, आइदर चार्ज और ये है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कहीं अगर 2a की जगह d लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं। मतलब अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट बनना स्टार्ट हो गया। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है और मैं सिर्फ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिख रहा हूं। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इसको हम लिखेंगे डाइपोल मोमेंट। तो फटाफट हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट is same as the applied external electric field। ठीक है, सिंपल चीज आ गई कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे लगा रखा था, जो डाइपोल मोमेंट बना है वो डाइपोल मोमेंट जो है वो सभी के लिए इसी डायरेक्शन में अलाइन हो चुका है। अब क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल का अपना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। एवरी मॉलिक्यूल है सम अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट और सभी के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि एक ऐसा मतलब स्ट्रक्चर बन चुका है जिसमें क्या हो रहे हैं, सभी का अपना ऐसा डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, सभी का अपना ऐसा डाइपोल मोमेंट है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव लिखते जाते हैं। अब सभी का अपना डाइपोल मोमेंट है और सबका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही है, इसी डायरेक्शन में सभी अलाइंड है। तो होगा क्या, एवरी मॉलिक्यूल विल
कंट्रीब्यूट टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ होल बॉडी। अब मैं कह सकता हूं इस पूरे बॉडी का अपना खुद का डाइपोल मोमेंट है, और वो डाइपोल मोमेंट क्यों है? क्योंकि इंडिविजुअल एक एक मॉलिक्यूल ने थोड़ा 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 कंट्रीब्यूशन दिया है, तब जाकर के इस पूरे बॉडी के अंदर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है। आगे चल करके हम इसको कुछ ऐसा बना लेंगे, इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं कि इस पूरे बॉडी को अब हम मान सकते हैं कि द होल बॉडी हैज अ डाइपोल मोमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। ऐसा हम इसको आगे ले चल के इस तरीके से करेंगे। ध्यान रखेंगे कि अब पूरी बॉडी हमारी, पूरे बॉडी के अंदर जो भी हमने ऑब्जेक्ट उठाया था उस पूरे बॉडी के अंदर अब डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ क्रिएट हो चुका है, एंड ईच मॉलिक्यूल हैज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट। ईच मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन डाइपोल मोमेंट में है। इसे नोट करिए, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ होगा, बिल्कुल सही है। और ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ और बाहर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हुई है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा, और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल। अब एक बात का ध्यान से सुनिएगा, जैसे कंडक्टर्स में होता था कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता था, वो मूवमेंट तब तक चलता रहता था जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और अंदर जो डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों आपस में बराबर हो जाते थे। वो चीज यहां पर नहीं होगी। क्यों? ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। जैसे कंडक्टर्स में क्या होता था, कंडक्टर्स में हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से था, ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, और जो अंदर डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है। अब क्या होता था, कहा गया था कि सर नेट तो इधर है, बिल्कुल सही है, नेट इधर है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग के आ जाएगा और इधर एक निगेटिव उधर एक पॉजिटिव क्रिएट कर लेगा। ई इंटरनल की वैल्यू को बढ़ा देगा, तब तक बढ़ाता जाएगा जब तक ई एक्सटर्नल की वैल्यू ई इंटरनल के इक्वल ना हो जाए। लेकिन ये होता था कंडक्टर में। क्यों हो पाता था? क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होते थे। हम डिस्कशन अब किसका कर रहे हैं? इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर में क्या होगा, भले यहां पर मैं बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, ठीक, अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाए, अंदर जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हो जाए, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेवलप हो भी जाएगा तो भी इसमें रखे हुए इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं होगा। क्यों कोई मूवमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? इंसुलेटर है। तो भले इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हो, फोर्स लग रहा हो, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएंगे नहीं। मतलब आप कुछ भी करके इसका जो अंदर डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बढ़ा नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन्स अपना मूवमेंट करके इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इंसुलेटर के केस में क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा ही रहेगी, और यही काम आएगा जब हम लोग इसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन करते समय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम का वर्ड आया होगा, और इसी से हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करना होगा। यही कॉन्सेप्ट लेकर के हम चलेंगे। तो ध्यान रहे, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री थे तो उनका मूवमेंट हो गया, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गई। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में ऐसा, इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। भले उनके ऊपर कितना भी फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी हो, वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो तीसरा मटेरियल था जो पोलर डाइलेक्ट्रिक था। अब उसमें क्या होगा, देखो इसको लिख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, चलो इसमें चीजें मैं बना देता हूं फटाफट। ठीक है, देखो इस डायग्राम में क्या कर दिया गया,
मैंने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा था पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, इस तरीके से ई एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा रखा है। अब ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल पोलर डाइइलेक्ट्रिक है। तो ध्यान से सुनना, इसमें ऑलरेडी पहले से पोल डेवलप हुए रहे हैं, पहले से इसके अंदर पोल्स हैं। देखो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव लगा रखे हैं। अभी क्या है, जब इनिशियली मैं उस डाइइलेक्ट्रिक को ऐसे उठाऊंगा तो उस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर रैंडमनेस होती है। रैंडमनेस का मतलब क्या है, वो डाइपोल्स जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज नहीं होंगे, और इसका रीजन होता है थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन कह सकते हैं, जो हीट की वजह से, जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी उनके पास टेम्परेचर होता है, हीट होता है, हीट एनर्जी की वजह से उनका मोशन होता है, और वो मोशन रैंडम होता है। जैसे आपने उसमें सुना होगा 10th में कि जो एक वायर होता है, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब तक आप बैटरी नहीं लगाते हो तब तक उन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन तो हो रहा होता है, लेकिन वो मोशन जो होता है वो रैंडम मोशन होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है टेम्परेचर, जिसे हम कहते हैं थर्मल एजिटेशन। तो एक्चुअल में थर्मल एजिटेशन क्या कर रहा है, इट क्रिएट रैंडमनेस। वो क्या कर रहा है, उस बॉडी के अंदर जो भी डाइपोल्स है उन डाइपोल्स को रैंडमली अरेंज कर दे रहा है, जिसको जैसे मर्जी वैसे अरेंज कर दिया। ठीक, ये कंडीशन इनिशियल थी। फाइनली क्या होगा, फाइनली देखो यहां पर मैंने क्या किया है, हर एक को सीधा अरेंज नहीं किया है। ठीक है, कुछ सीधे हो गए हैं, लेकिन कुछ में अभी भी थोड़ी बेंडिंग है। रीजन क्या है, देखो होता क्या है, अगर मान लो मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को रखूं, तो हमने पढ़ रखा है कि अगर मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से आएगी, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज को ऐसे धक्का मारेगी और नेगेटिव चार्ज को ऐसे खींचेगी। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो डाइपोल होगा, ये डाइपोल कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएगा, जिसको हमने एक टॉपिक में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ही रोटेट हो जाते हैं, और इसके लिए हमने टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट की थी, पीई साइन थीटा की वैल्यू आ गई थी, पीई साइन थीटा, पी क्रॉस ई आया था। ठीक है, मतलब टॉर्क लगा करके उसको घुमाया जाता है, तो उसको घुमाने का काम करता है, उसको अलाइन करने का जो काम करता है वो करता है डाइपोल में लगने वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इनको अलाइन करने की कोशिश करेगा, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा। अब इन्हीं दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। थर्मल एजिटेशन कहता है कि नहीं मैं रैंडम रखूंगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो भी होती है डाइपोल वो खुद को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, अलाइन करने की कोशिश करता है। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है कि नहीं मैं अलाइन करूंगा। तो भाई आप टेम्परेचर किसी चीज का जीरो तो कर नहीं सकते, पूरा हटा नहीं सकते, 0 केल्विन पे तो आप किसी चीज को स्टडी करोगे नहीं। तो हुआ क्या कि उसमें कुछ रैंडमनेस रह गई और कुछ अलाइन हो गए। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो अलाइन हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रैंडमनेस रह जाती है। ठीक है, तो पूरी तरीके से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अपना पूरा का पूरा डाइपोल जो है वो चेंज नहीं करते, लेकिन फिर भी जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाता है। नेट डाइपोल मोमेंट मतलब पॉजिटिव से सॉरी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, पी नेट होता है, वो ऐसे ही होता है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाता है। इसको कहा जाता है एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। इसे कहा जाता है एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, मतलब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए लेकिन ये पूरी तरीके से पोलराइज नहीं हुआ। जितना होना चाहिए था 100 में से 80 मॉलिक्यूल पोलराइज हो गए, तो आप क्या हुए 100 में से 80 को पोलराइज कर चुके, मतलब पोलराइजेशन की जो एक्सटेंट हुई ना वो 80 हुई। ठीक है, इसलिए कई बार अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसको पोलराइजेशन डेंसिटी से रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन क्रिएट हुआ है, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, चलो इसे नोट करो, इसका सीखा ले क्या, पोलराइजेशन डेंसिटी लिख लो, बहुत ऐसा तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ले लेते हैं ऐसे, पोलराइजेशन डेंसिटी नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, इसका होता है डाइपोल मोमेंट जो क्रिएट हुआ है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन
डेंसिटी P से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा जरा इसका मैथमेटिक्स चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था इसके पहले चीजों में कि हम एक्चुअल में करेंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, मान लेते हैं। देखो इसमें एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन था, पूरी तरीके से ये पोलराइज नहीं हुए थे, या फिर कोई भी मटेरियल पूरी तरीके से पोलराइज नहीं होता है। फिर भी हम क्या मान लेते हैं कि जब उस मटेरियल के अंदर या फिर उस मटेरियल के ऊपर जब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो मटेरियल कुछ पोलराइज हो गया, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट हुई वो एक डायरेक्शन में आ गई। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं ये सब कि हमें जो भी पोलराइजेशन मिला, चलो पोलराइजेशन ऐसे टेढ़े मेढ़े थे, जो मॉलिक्यूल थे इस तरीके से ऊट पटांग से ऐसे अरेंज हो गए थे, ठीक है। फिर भी मैंने क्या कहा कि तो भी जो नेगेटिव चार्जेस थे, लगभग नेगेटिव चार्जेस, बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस इस साइड आ गए थे और बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस इस साइड आ गए। मतलब मैं इसको एक इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट मान सकता हूं जिसमें इस साइड नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं, ठीक है, और इस साइड पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं, और इसका खुद का कुछ नेट डाइपोल मोमेंट है। देखो इसमें हर एक मॉलिक्यूल का अपना कुछ डाइपोल मोमेंट था। उस डाइपोल मोमेंट का वेक्टर एडिशन करिए, क्योंकि वेक्टर वो है, वेक्टर नोटेशन आप यूज कर रहे हैं। इनका वेक्टर एडिशन करने के बाद हम ऐसा मान सकते हैं कि जो बॉडी है वो कुछ नेट डाइपोल मोमेंट इस तरीके से प्रोवाइड कर रही है। बुक्स में कुछ ऐसा भी बनाया गया होता है, बुक्स में कुछ इस तरीके से भी होता है कि ऐसे बॉडीज को लगा दिया जाता है, देखो इस तरीके से। अब उसमें क्या है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे। अब कहा जाता है कि ये वाले जो है ये बहुत पास में है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। मतलब मैं मान सकता हूं कि ओवरऑल जो बॉडी है उसमें इस साइड नेगेटिव चार्ज है और इस साइड बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है। वही मैंने कंसिडरेशन में लिया। बॉडी में कुछ भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये नेट एक्सटर्नल, ये जो अंदर डेवलप हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन तो इधर ही मिल चुका है, ठीक है। और इधर ही तुम्हारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। ये बात तो हमें थोड़ी समझ में आ गई। अब क्या कहा जाता है, देखो यहीं से पोलराइजेशन डेंसिटी ले रहा हूं। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या कहता है, पोलराइजेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब एक बात समझ लो, मान लो ये कुछ 3D में डायग्राम है, 3D में डायग्राम है मतलब इसको ऐसे प्लेट समझो, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर एक दूसरी प्लेट है, तो इस पूरी प्लेट पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज बिछा रखे थे हमने ऐसे, और इस पूरी प्लेट पे ऐसे एक नेगेटिव चार्ज बिछा रखा था, ठीक। तो हुआ क्या था, माना गया कि यहां पर पूरा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है, और यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए, ठीक। ओके, अब सपोज करो इस प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं A, पूरी तरीके से फील्ड है, और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं D। ऐसा बस मानना है कि ये पूरी तरीके से चिपका हुआ है, ऐसे चिपका दिया गया है, ठीक है। अब इंसुलेटर है तो ऐसा मत सोचेगा कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ पोलराइज रहेंगे, ठीक है। बस ऐसे समझ लीजिए कि पूरी तरीके से चिपका दिया गया। अब कह रहा है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो पहले देखो इस पूरे का नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, चेक करो। देखो क्या सिंपल चीज लिखनी पड़ेगी, मान लो ये चार्ज है Q, ये वाला चार्ज है Q, दोनों सेम होंगे, और जो यहां Q डेवलप होगा उसको लिखता हूं Q इंड्यूस्ड, अंदर जो चार्ज डेवलप हुआ है मान लेते हैं उसको Q इंड्यूस्ड। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा Q इंड्यूस्ड इंटू D। देखो अंदर जो भी चार्ज डेवलप हुआ उसको हम लेते हैं Q इंड्यूस्ड, और इसके बीच का डिस्टेंस है D। अब इस पूरे को एक डाइपोल मानो, डाइपोल मतलब ये पूरा एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा एक नेगेटिव चार्ज है,
These two positive and negative charges equal in magnitude but opposite in sign are separated by a distance d. Then the dipole moment of whole body is considered as Q induced into T. वॉल्यूम लिखो, इसका वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू डी. ठीक, चलो पोलराइजेशन डेंसिटी लिखते हैं. पोलराइजेशन डेंसिटी क्या था? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. डाइपोल मोमेंट क्या था? Q इंटू डी, Q इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कितना था? A इंटू डी. ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा Q इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई एरिया. जरा इसको देखो तो इसको क्या पढ़ते हैं? ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया और वो सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इनसाइड. अंदर वाले प्लेट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हुई है वही पोलराइजेशन डेंसिटी होती है. देखो टॉपिक समझ में आ गया या नहीं? चलो ये सब जाने देता हूं. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो हमारे काम का है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और अब पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. डिस्कशन कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में. देखिए हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. चलो डिस्कशन इसके बारे में कर लेते हैं. है क्या? मान लो मैंने किसी मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया. कंडक्टर नहीं है, ठीक है, ऐसे ही पहले देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा करके एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाए तो क्या होता है. ठीक है, तो चलो एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया तो ई एक्सटर्नल इधर लगा. अब क्या हुआ? इस पे चार्ज था मान लो Q, ये वाला चार्ज था Q. अब अंदर जो है पोलराइजेशन हो जाएगा. मान लो डाइलेक्ट्रिक है तो अंदर क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन होगा. पोलराइजेशन का मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. तो ऐसा माना जाता है द होल बॉडी हैज अ डाइपोल मूवमेंट एंड इसलिए कह रहे हैं कि एक पूरा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसे सेपरेट कर दिया गया. तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी. वो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी उसको मानते हैं ई इन, अंदर के डायरेक्शन में एग्जिस्ट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी या फिर इनसाइड द मटेरियल वो क्या होगा? सिंपल चीज है. इनसाइड मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो होगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल. जो भी डेवलप हुआ है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये एक रेशियो है कि मैंने बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ई एक्सटर्नल मैंने कितना लगाया और उसके कंपेयर में अंदर मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिली. मुझे अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है. ध्यान से सुनना, इन चीजों को अच्छे से बहुत अच्छे से समझ लेना. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? एक रेशियो है जो बताता है कि मैंने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसके कंपेयर में अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया है. ठीक है, या फिर कह सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक टेल्स अबाउट अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है. रीजन को अच्छे से समझ लेते हैं बेटा, ध्यान से समझ लो. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जा सकता है? ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा सकता है ई एक्सटर्नल माइनस ई इन. जो अंदर डेवलप हुआ है वो, ध्यान रखना, ये अंदर डेवलप हुआ है वो है नेट, इन दोनों का रिजल्टेंट है और ई एक्सटर्नल जो आपने लगा रखा है. अब जैसे मान लो मैं इस तरीके से बोलूं कि यहां पर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई. ठीक है, अब यहां पर कोई मटेरियल रखा है. इस मटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है मान लीजिए 10. ठीक, बाहर जो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, जस्ट ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है उसकी वैल्यू है 50. तो ई एक्सटर्नल जो है वो 50 है. अब मैं पूछूं, सोचना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल
उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यानी मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूं। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट वाला ऊपर ले जाओगे तो के नीचे आ जाएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आएगी, ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के, मतलब 50 डिवाइडेड बाई 10। तो अगर हम कहें कि अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वो है मान लीजिए 5। अब मैं पूछूं पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन वो कितना है, तो ध्यान से सोचो क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही मिली है मुझे 5, ठीक, लगाया कितना था 50, तो बताओ अपोज में कितना है 45। सिंपल है यार, हमें क्या करना पड़ा, देखो ई नेट की वैल्यू थी 5, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी 50, तो ई इन कितना डेवलप हुआ होगा 45। उसी 45 ने क्या किया होगा, तो मैं अपोज किया होगा, और अपोज करने के बाद से जो नेट डेवलप हुआ है वो नेट डेवलप हुआ है 5 का। जस्ट एग्जांपल था, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या किया है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले ली हमने 50 और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू ले ली 10। अब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 10 है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकाला गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो उसके अंदर होती है, दोनों अलग चीजें हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अंदर डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके अंदर जो डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई इन है। इसका और इसका जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये नेट होता है और यही दिखता है, यही दिखता है, ठीक है, ये इन वाला दिखता नहीं है, याद रखना है इसको, ठीक है, ये वाला नहीं दिखता, दिखता कौन सा है, नेट वाला दिखता है, ठीक है। तुमने कितने खर्चे किए, कितना तुम्हारी कमाई हुई, वो सब नहीं दिखता है, कितना बचे हैं वो दिखता है, ठीक है, कितना नॉलेज है वो नहीं दिखता, मार्क्स दिखता है, यही चीज यहाँ ध्यान रखना है। ई नेट वाला दिखाई देगा, यही तुम्हें दिखेगा, ये इंदर वाला दिखेगा नहीं, ई इन वाला कुछ नहीं दिखता है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या बताता है, डाइलेक्ट्रिक बताता है, अगर इसी को ट्रांसफर करके लिख रहा हूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के। तो डाइलेक्ट्रिक बताता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो गया है। डाइलेक्ट्रिक बताता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो बॉडी के अंदर डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में के टाइम्स कम है। ई नेट क्या है, बॉडी के अंदर डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये सब हटा ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिए इन चीजों का, ठीक है। ई नेट क्या है और ई एक्सटर्नल क्या है, के क्या है। ई नेट है बॉडी के अंदर डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ई एक्सटर्नल क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो के क्या बताता है, के क्या कर रहा है, ये बताता है कि बॉडी के अंदर डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो गया है। सिंपल चीज समझिए, ये डाइलेक्ट्रिक बताता है कि उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के टाइम से डिक्रीज कर गई है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, डाइलेक्ट्रिक था 10, तो देखो 10 गुना डिक्रीज हो गया था इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, मतलब लगाया था तुमने 50 और डेवलप हुआ था 5, तो 10 गुना क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस मटेरियल के अंदर कितने टाइम्स कम हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस मटेरियल में कितने टाइम्स कम हो जाएगी। जैसे मान लो मैं कहूं कि वाटर है, वाटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है मान लो 80, मतलब कि इसमें जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे मैं क्या करूं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, ठीक है, और अंदर रख दूं वाटर, पानी, तो
तो पानी के अंदर जो डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर के कंपेयर में 80 टाइम्स कम होगा। जैसे मान लो बाहर जो तुमने लगाया है, बाहर जो तुमने ई एक्सटर्नल लगाया है, सपोज करो 800 लगाया है, तो वाटर के अंदर कितना होगा? तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक है 80। डाइलेक्ट्रिक बताता है कि एक्सटर्नल के कंपेयर में कितने टाइम्स कम हो गया है। तो 800 जो है वो 80 टाइम्स कम हो जाएगा। तो 800 अगर 80 टाइम्स कम हो जाएगा तो अंदर अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी सिर्फ 10। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक ध्यान रखना है, ये बताता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स कम हो गई है। ठीक, चलो इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू है Q। ठीक है, ये फ्री स्पेस में रखा है, मतलब कोई भी मीडियम नहीं है। ठीक, इससे d डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और K को हम जानते हैं क्या लिखते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, ये कहां का है? फ्री स्पेस का। अब सपोज करो इसी चार्ज पार्टिकल को उठा करके मैंने किसी मीडियम में डाल दिया। ठीक है, अब इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे उठा करके मैंने किसी मीडियम में डाल दिया। चार्ज की वैल्यू तो Q ही रही और ये डिस्टेंस मान लो रही D। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस के कंपेयर में K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस मतलब E0 लिख रहा हूं, तो फ्री स्पेस के कंपेयर में K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। K क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बताता है कि उस बॉडी में डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में कितने टाइम्स कम हो जाएगा। अगर इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू K है तो ये बताएगा कि इसके अंदर डेवलप हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ये था, अब जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो K टाइम्स घट जाएगी। मतलब जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और नीचे ही K का मल्टीप्लाई होता है, K का मल्टीप्लाई होता है। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको कहेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट था, ये एप्सिलॉन M है मीडियम का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम का Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब ये एप्सिलॉन नॉट जो है यही एक ऐसा फैक्टर है जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो ये ग्रेविटेशन की तरह नहीं है। ग्रेविटेशन का अगर हम फॉर्मूला लिखते तो ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में आता था Gm1m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, वहां पर मीडियम से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें मीडियम का इंपॉर्टेंस आता है। अब जरा एक चीज सिंपल सी सोचो, क्या हुआ है? यहां से मैं लिख रहा हूं एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू क्या लिखा है? K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यानी एक चीज याद रख लेना कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक में डाले ना तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर K एप्सिलॉन नॉट डाल देना। अगर मैं कहूं कि उसको उठाकर किसी डाइलेक्ट्रिक में डाला है तो बस क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर K एप्सिलॉन नॉट डाल देना। बाकी जितने फॉर्मूले पड़े हो सारी चीजें सेम है। क्या हुआ है बेटा, देखो ध्यान से। अगर मैं यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता तो वो आता 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम का, फिर Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि Q तो बदला नहीं है, डिस्टेंस जो है वो बदली नहीं है। मतलब सिंपल क्या हुआ है, जो एप्सिलॉन है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आई है? K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो आप ध्यान रख सकते हैं, जो भी जहां पर भी आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ रखा है, अगर वो डाइलेक्ट्रिक में डाला या किसी मीडियम में डाल दिया तो वहां पर K एप्सिलॉन नॉट कर दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल ऐसे उठा लेते हैं। मान लो हमने क्या किया, दो चार्जेस थे, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगा था। मान लो एक चार्ज था Q1, एक चार्ज था Q2, ठीक है, और इनकी बीच की डिस्टेंस थी D। तो इनके बीच में फोर्स काम कर रहा था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। K की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या रहता, होल सिस्टम इज इमर्स्ड इन वाटर, पूरे सिस्टम को उठाया और पानी में डाल दिया, तो अब जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक दिया है K, क्या करना, जैसे सिंपल होता है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट है वहां K एप्सिलॉन नॉट डाल दो, तो 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो नया फोर्स होगा वो देखो K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, न्यू फोर्स जो होगा विल डिक्रीज्ड बाय K, वो K से डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि K यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो फोर्सेस को वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक। चलो एक सेकेंड इसमें, हाँ एक चीज कभी कभी पूछा जा सकता है कि डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कंडक्टर्स के लिए कितनी होती है और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू एक फ्री स्पेस या वैक्यूम में कितनी होती है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या बताया था, डाइलेक्ट्रिक बताता था कि जो भी मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसके कंपेयर में अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 0, यानी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी आती थी, इनफाइनाइट। देख लो हमने क्या देखा था कि कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता है, वो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देते हैं, तब तक बढ़ाते जाते हैं जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए। मान लो मैं वैक्यूम की बात करूं, तो वैक्यूम में क्या होगा, जितना तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे वही अंदर डेवलप हो जाएगा, अंदर जो डेवलप होगा वो भी कितना होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही तो हो जाएगा, मतलब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और K की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1। तो ध्यान रहे वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है और कंडक्टर्स के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो आज के लेक्चर में हम यही तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम से इसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर्स के अंदर डाल करके चेक करेंगे कि क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं।